नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अभी की क्लास। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो रेलवे के बाद आपने जितने फॉर्म फिलअप किए हैं एसएससी के कैटेगरी में, उसके लिए हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सेलेक्टिव है उसके लिए वीडियो नंबर 1 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। तो इसमें सारे के सारे जो लाजवाब प्रश्न हैं, जो अधिकतर बार क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ामों में पूछा गया है, ठीक है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ामों में पूछा गया है, उसको हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, तो आप देखना बिल्कुल मत भूलिए और आप हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, तो हम इसी क्रम में जो इस सीरीज का पहला प्रश्न है उसको लेते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला जो प्रश्न है, दिल्ली से अमृतसर किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, दिल्ली से अमृतसर दोनों शहर जो हैं बहुत के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो जो आपका राजधानी है नई दिल्ली पड़ता है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है, और अमृतसर, ये दोनों की कहानी चाहे हम मुगल से जोड़े चाहे अंग्रेजों से जोड़े, ये कहानी बहुत मिलती जुलती है। अमृतसर की कहानी 13 अप्रैल 1919 वाला आपने सुना ही होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में एक टेम्पल भी है जिसे हम जानते हैं। ठीक है, और दिल्ली की कहानी एडवर्ड लुटियन, यानी जो संसद भवन का निर्माण, चाहे दिल्ली में लाल किला, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपको इसके साथ ही वो भी जान लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। आजकल के एग्जाम के जो पैटर्न हैं वो इतने आसान नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्रम में हम अब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताने जा रहे हैं कि दिल्ली से अमृतसर किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, नेशनल हाईवे नंबर 1। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछता है दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए कि इसी क्रम में आपका कई क्वेश्चन पूछता है। जैसे सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा राजमार्ग कौन है, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा राजमार्ग आपको याद कर लेनी है। नहीं याद है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और अगर ये थोड़ा सा भी प्रश्नों का सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल पे कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के बीच बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगला नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है सूखा बर्फ। क्या कहलाता है? ड्राई आइस, सूखा बर्फ जिसे कहते हैं CO2। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार खेती जो कृषि कहा जाता है की आय पर कौन कर लगा सकता है। तो ये कर जब भी लगते हैं तो ये राज्य सरकार द्वारा लगता है। ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा। अब हम बता दें कि कर कितने प्रकार से लगते हैं, तो 3 प्रकार से, एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एक होता है कॉन्कॉर्ड जो सूची में आता है, यानी समवर्ती सूची में। ठीक है, उसमें से कोई लगा सकता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। अगले नंबर के क्वेश्चन जो है वो ये है, भारत के किस प्रथम व्यक्ति को पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार निशाने पाकिस्तान मिला। या क्वेश्चन इसको इस तरह भी पूछता है दोस्तों कि कौन ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हुए जिसको कि जो पाकिस्तान का सर्वोच्च खिताब भी मिला है और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है भारत रत्न, जो 1954 से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले श्री राजगोपालचारी को दिया गया, वो भी मिला है। तो ये बात सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं इसी आंसर से कि मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। तो ये दिया जाता है औषधि। अब जानते हैं कि धन्वंतरी किसके दरबार में थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, और ये एक प्रकार के चिकित्सक थे और औषधि के क्षेत्र में इसीलिए दिया जाता है क्योंकि औषधि के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध थे धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्त ये रहा कि इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो क्या करता है, तो इसका जो काम है अपराधियों की तलाश यानी खोज करता है, सर्च करता है। कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगले नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार का है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये राज दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन भी ये खुद बहुत बड़े अच्छे नाटककार माने जाते थे जिन्होंने 3 नाटकों प्ले किया था, प्रियदर्शिका, ठीक है, नागासेन, और एक आप कमेंट करके बताइएगा कि एक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक है जो प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध हो गया था। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम था, तो धर्मकुंज। ये भी पूछता है। ठीक है, और दोस्तों आपको ये बताना है कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध मठों के लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ शिक्षा भी दिया जाता था। और आपको ये बताना है इसी क्वेश्चन से कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस
किसने की, जबकि हम आपको ये बता दे रहे हैं इसी क्वेश्चन से कि नालंदा विश्वविद्यालय की अगर विनाश करने का श्रेय जाता है तो वो अख्तियार खिलजी को जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगले नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद। चाहे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। ये जो क्वेश्चन है ना, आप इस पे स्टार लगा लीजिएगा। क्यों स्टार लगा लीजिएगा? क्योंकि ये रेलवे और एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे एंड एसएससी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं दोस्तों। अगला नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक्सोजीव विज्ञान में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? ये एक प्रकार का क्या है, टर्म होता है एक्सोजीव विज्ञान, और इसमें अध्ययन किया जाता है बाह्य ग्रहों, ठीक है, प्लेनेट्स तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन का अध्ययन इसमें किया जाता है। इतनी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए दोस्तों। अगले नंबर के क्वेश्चन हमारा ये रहा, वो पहला देश कौन सा है जिसमें चिकित्सीय ढंग से आत्महत्या को कानूनी करार दिया गया है? तो ये है नीदरलैंड। क्या होगा? नीदरलैंड्स, ठीक है। और इसकी राजधानी आपका कहाँ पड़ती है ये आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ एक संगठन पड़ता है द हेग, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्टों के लिए जाना जाता है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होगा कि कितने इसमें वर्तमान में जजों की संख्या है, ये सब आप कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। हमारा अगला है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था। एक और आपका टर्म आता है फासिज्म, नाजीवाद, फासिज्म, ठीक है। और नाजीवाद और मुसोलिनो और हिटलर, ये दोनों किस प्रकार से संबंधित हैं? अलग अलग नाम है, अलग अलग देश है, एक जर्मनी और एक इटली, ठीक है। इसके बारे में अगर आप जानते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऐसा नहीं है, एसएससी का फॉर्म 10th पर भी लोग भरते हैं, 12th पे भी भरा जाता है और ग्रेजुएशन, तो सभी दृष्टि से हम ऐसे समग्र वीडियो बना रहे हैं जिसमें सभी को जानकारी अच्छी होगी, डीप होगी, तभी वो हमारे वीडियो को देखने आया होगा। तो इसीलिए हम सारे जो क्वेश्चन रख रहे हैं, जैसे एडोल्फ हिटलर के बारे में पूछा, मुसोलिनी, तो आपने कहीं ना कहीं ग्रेजुएट किया होगा, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो आप उसका आंसर देंगे। अगर 10th और 12th वाले जो हैं उनको अगर नहीं मालूम है, 10th में नहीं, लेकिन हाँ 10th में तो पढ़ाया जाए, लेकिन 12th में भी इस सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से डरिए मत, नहीं आता है गूगल से सर्च करके, लेकिन लिखिए जरूर, इससे ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरदायी सरकार। किस सरकार? उत्तरदायी। क्योंकि ये उत्तरदायी सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का उत्तरदायी होता है, ठीक है, यानी लोग का आंसर देता है, ठीक है, इसीलिए संसदीय प्रणाली वाला सरकार भी कहा जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? तो जादूगुड़ा, ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए, जादूगुड़ा, ठीक है, ये यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा आंदोलन के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? तो ये थोरो से ली थी, या थोरियो लिखा है, थोरो कर लेंगे, ठीक है, थोरो याद रखिएगा। भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ जो दिया ऑप्शन है वो इसलिए कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? राज्याध्यक्ष, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम या पहले भारतीय का नाम क्या था? तो ये हो जाएंगे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये भी बंगाल से संबंधित थे, ठीक है, इनको भी आप याद रखिएगा। बंगाल से बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी डेवलप हुए जो कि भारत में क्या हैं, अपना अहम योगदान, अहम कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, जैसे अविनाश टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, तमाम ऐसे हैं। ऐसा एक बंदा नहीं है, चाहे आप आधुनिक में लें जो 1893, 1897 ये सब अगर लें, तो आप किसके लिए जाने जाते हैं? तो आप स्वामी विवेकानंद के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो अगला, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, या इसी टर्म को अगर इंग्लिश में देता है कि सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, यह उक्ति किसकी है? ठीक है, तो एक सेंटेंटमेंट यानी स्टेटमेंट किसका है? तो ये जेबी शॉ का है, ठीक है, जेबी शॉ। और आपको अगर थोड़ी बहुत भी अगर बेसिक जानकारी होगी या एक भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है कि जेबी शॉ का एक मार्केट्स लॉ बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी बाजार नियम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी भारत में जो लागू है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसमें निजी तथा प्राइवेट दोनों का क्या है? पार्टनरशिप चलता है।
जब करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो तो उसे किस प्रकार का कर कह सकते हैं? तो उसे अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप इनडायरेक्ट टैक्स याद कर लीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगी की सबसे आवश्यक शर्त क्या है? ठीक है, यानी परफेक्ट कंपटीशन जिसे बोलते हैं। तो इसकी बात किया जाए, ये भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। तो आपको विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम, इसमें विक्रेता अधिक होते हैं, ठीक है, लेकिन खरीदार कम होते हैं, परफेक्ट जो कंपटीशन मार्केट होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन कमी के कारण होता है, तो क्या होता है? यानी जल के कारण डिहाइड्रेशन की कमी महसूस होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है। क्या है? एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है। ठीक है, बात नाबार्ड की करें कि नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करता है। पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करता है कौन? नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में हम पूरा डिटेल्स बताएंगे, एक एक चीज खोल के बताएंगे। ठीक है, आप अगर हमारे वीडियो में बने रहें, ठीक है, आप हमारे चैनल से नहीं अगर सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक संस्था के बारे में बताएंगे, WTO क्या है, नाबार्ड क्या है, ठीक है, और आपका विश्व बैंक क्या कहलाता है, ये सारे के सारे संस्थाओं के बारे में हम जिक्र जरूर करेंगे। ठीक है, सितंबर 1998 में किसके अनुमोदन के बाद लैंड माइन संधि एक विश्वव्यापी नियम बन गया? ठीक है, तो ये थे कौन? बुर्किना फासो। आपको याद रखना है बुर्किना फासो, आपको ये चीज़ याद रखनी है। 1998 की घटना है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जिसे प्रकाशिक तंतु बोला जाता है, ये TH महिमा ने खोज की थी। इसकी किसने खोज की थी? TH महिमा ने। राजा रवि वर्मा के क्षेत्र में सुविख्यात हैं यानी प्रसिद्ध हैं, तो चित्रकला पेंटिंग। ठीक है, कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह से याद आया कि खुशवंत सिंह का एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि खुशवंत सिंह की बहुत ही प्रसिद्ध, ये कहाँ से थे? तो आपको पहले जान लेना है कि पंजाब से संबंधित है। ठीक है, और इनका एक हम आपको लिख दे रहे हैं कि ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इनकी एक रचना है, यहीं से इनकी कहानी शुरुआत होती है, यहीं से प्रसिद्ध होते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस महिला ने किया था? सरोजनी नायडू ने। यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें क्या, एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और बात गोलमेज सम्मेलन का करें तो इसे पहले भी बता चुके, आज भी बता दे रहे हैं कि 1930, 1931 और 32, ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलनों के लिए जाना जाता है। तीनों में अगर भाग किसने लिया? तो तीनों में अगर भाग लेने की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ये थे सातवाहन। कौन थे? सातवाहन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। पाडुंग सम्मेलन किसके इतिहास के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर था? मील का पत्थर था। ठीक है, तो ये होगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? शूलवसूत्र। कौन सा है? शूलवसूत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। प्राचीन टेथिस सागर के निपेक्षों से बलित होने पर क्या बल पड़ा? ठीक है, तो आल्पस, ये आपको याद रखना है, आल्पस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? या अगर पूछ दे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर। आपको दोनों क्वेश्चन, और ये बीएड में पूछा भी है वर्तमान में। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? ठीक है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों सम्मिलित होते हैं या शामिल होते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में। ठीक है, पेरिस, सवाना, इन सारे के बारे में हम पढ़ाएंगे। घास के जो जैसे ग्रासलैंड कौन कौन है, इन सब के बारे में हम डिटेल्स पढ़ाएंगे। विश्व में सबसे सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध, ठीक है, ग्रेविटी डैम कौन सा है? तो ये भाखड़ा बांध जो पंजाब में पड़ता है, आपको याद रखनी है। चेचू जनजाति किस प्रदेश के वासी हैं? तो आंध्र प्रदेश। जनजातियों के भी क्वेश्चन कराएंगे हम, ट्राइबल के, ठीक है, ट्राइबल के कि कौन कौन से जनजातियाँ होते हैं। ठीक है, इन सारे के लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे। भारत की सिलिकॉन वैली, ठीक है, किस शहर में है? तो ये है बंगलोर। ठीक है, और एक सिलिकॉन वैली
क्या आता है, वन जीव अभयारण्य भी आता है, तो वो पड़ता है केरल में, ठीक है, और ये बंगलोर में है। सिलिकॉन वैली की बात किया जाएगा पर्सनल तो बंगलोर में, ठीक है, और सिलिकॉन वैली अगर अभयारण्य की बात किया जाएगा, ठीक है, तो ये आपका पड़ता है केरल में। सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है, तो रियाल हो जाएगी। संतुलन स्तर बिंदु पर क्या होता है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं कि बैलेंस लेवल पॉइंट, ठीक है, या पास भी कहते हैं। न हानि न लाभ, जहाँ संतुलन स्तर बिंदु होता है वहाँ न हानि होता है न लाभ होता है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह का साथी कौन था, तो भगत सिंह का उस समय साथी बटुकेश्वर दत्त हुआ करते थे, ठीक है, जिस समय केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। हालांकि नुकसान कुछ भी नहीं हुआ था, यानी वहाँ लोग नहीं थे, ठीक है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पर्वतीय डिबेंचरों के लिए अभिदान करना किसका कार्य है, तो ये है राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, याद रहे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। बात राष्ट्रीय उद्यानों की करें तो कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या लगभग 104 है, ठीक है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और आप राष्ट्रीय उद्यान सबसे जो पुराना जानते हैं उसका नाम अगर आपको मालूम है तो पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। हाँ, अगर सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान की बात करता है तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में पड़ता है सबसे, अगर छोटा की बात करता है तो साउथ बटन, ठीक है। इन सारे बातों को भी आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे मानस, ये प्रसिद्ध हैं जो कि असम में पड़ता है, ठीक है, और भी नाम दफा तमाम हैं जिसके बारे में हम बताएंगे। अधिकांश विनाशकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः क्या होता है, तो पृथ्वी के प्लेटों का संगठन। किस पदार्थ का तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता है, मुद्रण धातु, ठीक है। महान नाटककार जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ कहाँ के थे, तो ये आयरिश थे, ठीक है, यानी आयरलैंड के थे, जिसका राजधानी डबलिन पड़ता है। आपको याद रखना है, एक प्रकार के नॉवेलिस्ट थे, इंग्लिश में इनकी कई रचनाएं हैं जिसके बारे में आपको जाननी है। निर्धारित एक रंग या बहुरंगों का एक स्थायी त्रिविम फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, दोस्तों ये जो त्रिविम फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना निर्धारित रंग या बहुरंगों के साथ होलोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, होलोग्राफी। आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। रायसीना हिल्स कहते हैं या रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, यानी ये कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये अरुण शौरी हैं। आपको याद रखनी है कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स। दोस्तों ये सारे के सारे सेलेक्टिव प्रश्न हैं, ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी एमटीएस में या एसएससी के जितने भी एग्जाम अभी तक संपन्न हुए हैं वहाँ से छांट करके ये बनाए गए वीडियो है। तो आप इसको अच्छी तरह से वॉच कीजिए, ठीक है, बीच में स्किप करने का बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप पॉज कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप पॉज करके आंसर दीजिए या कमेंट सेक्शन में जिक्र कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो पूरा देखने का कोशिश कीजिए। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है, तो किसी देश का जीवन स्तर, ठीक है, या कितना उसमें क्या है, अगर कितना वो विस्तार किया है तो इस प्रति व्यक्ति आय से मालूम चलता है। बात अगर प्रति व्यक्ति आय का करें तो भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की अगर तुलना किया जाए या गणना किसने किया था, तो ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, ठीक है, उनकी एक बुक था उसी ने ये किए थे, और कितना, यानी 20 रुपया। आपको याद रहनी चाहिए। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं तो ये अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761 में। पानीपत की और 2 लड़ाइयाँ हुई है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेनी है कि पहला 1526 और दूसरा आपका 1556, और बाकी तीसरा तो यहाँ लिखा ही है, आप यहाँ से याद कर लेंगे। 1526 और 1556 और 1761। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था, तो ये लुइस ब्रेल ने किया था। किसने, लुइस ब्रेल। नाम से ही स्पष्ट है। किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है, तो ये आपको ऐतिहासिक सोसाइटी लाइब्रेरी याद कर लेनी है, ठीक है। अब हमारी ये प्रश्नों का श्रृंखला यहीं ख़त्म होता है। और दोस्त अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए अभी की क्लास से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, और एक से बढ़ के एक जो प्रश्नों का संग्रह है वो यहीं ख़त्म होता है। और टिल एंड तक आप
हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर जाएंगे, ताकि आने वाली जो एसएससी हो, रेलवे में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रेलवे हो, एसएससी हो या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में आप इतना कॉन्फिडेंस बरकरार रख के जाएंगे और वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग मी।